हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ आपने देखा। ईरान में इस समय मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। एक लार्जर क्वेश्चन है कि 2026 में क्या-क्या गेम्स चल रहे हैं और लार्जली स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इज़ द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी? अगर आप एक-एक रीजन वाइज़ और हम इसे रीजन में डिवाइड करते हैं। पहले चलते हैं अमेरिका के पास। तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कहा कि देखो रशिया, चाइना इनके जो वेसल्स हैं, इनके वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, वो ग्रीनलैंड के आसपास हैं और इसीलिए बाय हुक और क्रुक हमें ग्रीनलैंड लेना पड़ेगा। अमेरिका ने कह दिया कि वो एक्सपैंड करेगा। कनाडा को क्या कहा? कनाडा को कहा कि भई हम आपको 51th स्टेट बना देंगे। ठीक है, ये ऑफर भी पब्लिकली आया। पनामा कैनल पे क्या किया? पनामा कैनल पे जो भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट थे, उनको रातों रात हटा दिया गया और इसे टेक ओवर कर लिया अमेरिकन ब्लैक रॉक ने। मेक्सिको में क्या हुआ? मेक्सिको में चाइना की बड़ी सारी कंपनीज़ आके एक्सपोर्ट कर रही थी और एक्सपोर्ट किसे कर रही थी? अमेरिका को ही कर रही थी। तो इसके ऊपर जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो लगा दिए गए। साथ ही साथ इनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें मॉडिफिकेशंस लगा दिए गए। ठीक है। इसके साथ क्यूबा, कोलंबिया, वेनेजुएला इनके साथ क्या होगा? कुल मिला के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में एक कहानी बिल्कुल सिंपल है कि आप अमेरिका के साथ ही रहेंगे और यहाँ पे एक क्लियर पॉलिसी है कि चाइना का और रशिया का कोई रोल नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली नो रोल, कोई बीच में नहीं आएगा। ठीक है। तो अमेरिका फर्स्ट की जो डॉक्ट्रीन है वो एब्सोल्युटली आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में दिखेगी। अब फ्लाई करिए आप दूसरे गोरों के पास, यूरोप के पास चलिए। पुराने कॉलोनियल पावर्स, जर्मनी, फ्रांस, यूके। ट्रंप का आइडिया क्या है? अगर आपने देखा होगा, तो ट्रंप ने बार-बार कहा है कि नाटो ये इस पे कम पैसे खर्च करना चाहता है और जर्मनी को अपनी खुद की सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा, फ्रांस को अपनी खुद की सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज़ को प्रमोट कर रहा है। मतलब सोवरेनिटी को प्रमोट कर रहा है। मतलब फ्रांस फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट। तो जो आपको ब्रेक्सिट दिखा, इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज, ये जो ओपन बॉर्डर्स हैं, इसे रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है क्योंकि एक चीज क्लियर है, जब यूरोप लिबरल हो जाता है, अपने बॉर्डर्स खोल देता है, तो क्या होता है? मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम्स यूरोप में आने लगते हैं, क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट्स वो बढ़ने लगते हैं, रशिया बैकयार्ड में पहुंच जाता है और फिर अमेरिका को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और यूरोप की सारी कंट्रीज वो डिपेंडेंट है अमेरिका पे और इसके कारण इनके जो टैक्स पेयर्स हैं, अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ऊपर ये सारा बर्डन आता है। तो ट्रंप चाहता है कि भाई आप अमेरिकन वेपन्स खरीदें, यूरोपियंस ज़्यादा पैसे खर्च करें, यूरोपियन टैक्स पेयर्स ये ज़्यादा पैसे दें, यूरोप में एक सोवरेनिटी की फीलिंग, यूरोप फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट, ये वाली फीलिंग आ जाए और इसी में यूरोपियन स्केप्टिक्स, जो ईयू स्केप्टिक्स जिसे बोलते हैं, उससे प्रमोट किया जाता है। बट साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्लादिमीर पुतिन का और रशिया का क्या रोल रहेगा। तो व्लादिमीर पुतिन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर चल रहा है, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। तो पुतिन का पूरा फोकस यूक्रेन के कब्जे में लगे रहे और इसी टाइम में अमेरिका इन एडजस्टमेंट्स को इंप्लीमेंट कर दे ताकि उसके ऊपर बर्डन भी कम आए, उसके सेल्स भी बढ़े और साथ ही साथ यूरोप की इंडिविजुअल जो कंट्रीज हैं वो एक स्मॉल पावर बन जाएंगी। एक साथ वो लोग एक बड़ी लॉबी बन जाते हैं, अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, पैसे देते हैं, पैसे बहुत सारा पैसा डिमांड करते हैं। इसके बाद आपका मन होगा कि भाई तो फिर मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? मिडिल ईस्ट का गेम बड़ा सिंपल है। जितने शिया पावर्स हैं, जितने ऑल्टरनेट पावर्स हैं, उनको दबाया जाएगा। तो ईरान इसमें से सबसे बड़ा टारगेट है। ईरान में खमेनी की जो रेजीम है, इसको हटाना वो बहुत एसेंशियल हो चुका है। इज़राइल के लिए भी, अमेरिका के लिए। और अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी आपको मिडिल ईस्ट में दिखेगी, वो विथड्रॉवल की दिखेगी। मिडिल ईस्ट से वो विथड्रॉ करना चाहता है, बट आपको लगेगा कि वॉर से भाग के नहीं, इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स। पहली बात, जो भी मिलिट्री का काम होगा, वो यूजुअली इज़राइल ही करेगा।
तो ईरान की प्रॉक्सीज हो गई, हिजबुल्ला, होथी, हमास, इसके ऊपर एक्शन कौन करेगा? इजराइल। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बैक कौन करेगा? अमेरिका। और ज़रूरत पड़ेगी तो कौन बैक करेगा? यूरोपियन पावर्स, पर्टिकुलरली यूके। इसे आना ही पड़ेगा। तो ये सब मिलके क्या कोशिश करेंगे? ईरान की जो रेजीम है इसको क्रश करना, ईरान की जो प्रॉक्सीज है उसको भी क्रश करना। इससे क्या होगा फायदा? वेनेजुएला वाला फायदा होगा। पहली बात, आप वेनेजुएला को जरा बैक ट्रैक करके देखिए तो वेनेजुएला के पास ऑयल है, अ, रशिया के पास ऑयल एंड गैस है, और ईरान के पास ऑयल एंड गैस है। और ये जो यूएस से एंटीथेटिकल जितनी कंट्रीज हैं, इनकी जितनी एनिमीज सो कॉल्ड हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, जो पेट्रो डॉलर का नेक्सस है इसको तोड़ देते हैं या परेशान करते हैं या इनकी इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑयल एंड गैस को की सप्लाई को कभी भी चेंज कर सकते हैं, और एंड देयरफॉर दे कैन अफेक्ट डॉलर। तो आप मिडिल ईस्ट को अगर देखिए तो अगर मैं ईरान को फ्री कर देता हूं तो ईरान का तेल भी हमारे पास आ जाएगा, मतलब अमेरिका के पास आ जाएगा। साथ ही साथ उसका जो कंट्रोल है, कितना बेचना है, कहां बेचना है, कब रोकना है, ये सब कुछ अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज के पास आ जाएगा। तो ईरान इज अ प्राइमरी टारगेट। इसराइल के लिए ईरान एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, और कभी भी उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने चाहिए। और इसीलिए आपने देखा जो स्ट्राइक्स हुए थे, जो मिडनाइट हैमर हुआ था, वो क्यों हुआ था? ये इस्फहान वगैरह पे, क्योंकि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स आप नहीं बना सकते, ये रेड लाइन बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ साथ जितनी शिया पावर्स हैं उनको रहने नहीं दिया जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से इनको रिमूव कर दिया गया है। सीरिया, सीरिया में क्या हुआ? बशर अल असद को रिमूव कर दिया गया। और अब फाइनली आपको लगेगा कि सुन्नी पावर्स को प्रमोट किया जाएगा। नहीं, सुन्नी पावर्स को तब तक प्रमोट किया जाएगा जब तक शिया पावर्स वो रिमूव नहीं हो जाती और ऑयल एंड गैस फ्री नहीं हो जाता। आज डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया यह है कि मिडिल ईस्ट से ऑयल की प्राइमेसी को खत्म कर दे। इसको ध्यान से समझिए। अगर आप कहीं से भी तेल गैस खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या समझ आता है? मिडिल ईस्ट से ही ये तेल गैस आएगा, कतर से आएगा, सऊदी अरेबिया से आएगा। बट अब अमेरिका चाहता है कि उसके पास जो तेल और गैस के भंडार हो उसका कंट्रोल हो, और इसीलिए वो खुद ये प्राइसेस को सेट कर पाए, और पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट के लिए उसे मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो वो अपनी खुद की इकोनॉमी, अपने खुद के पावर्स को बढ़ाना चाहता है और अपने क्लचेस को कम करना चाहता है। साथ ही साथ अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई काम हो तो वो डिस्टेंट स्ट्राइक्स करेगा। नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो सोल्जर्स देयर, डिस्टेंस से स्ट्राइक्स पड़ेंगे, आपकी बॉम्बिंग होगी, आपकी कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है, आपके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स हो सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो ये काम सिर्फ इजराइल एग्जीक्यूट कर सकता है। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन ये है, अमेरिका मिडिल ईस्ट से एब्सोल्युटली विड्रॉ करना चाहता है। अब आ जाइए आप साउथ एशिया पे। साउथ एशिया में क्या करना चाहते हैं? और अगर आप अफ्रीका पे भी जाना चाहें तो अफ्रीका में मोटा मोटी तौर पे एक गेम चल रहा है, जहां पे भी चाइना ने अ, थोड़े से भी पैसे डाले हैं, थोड़े से भी पैसे डाले हैं, उस रेजिम को उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। रेबल्स बनाए जा रहे हैं, उनको गन दिया जा रहा है, और वो सामने वाले जो भी रशिया बैक्ड हैं, चाइना बैक्ड हैं, चाइना फंडेड हैं, चाइना का वन बेल्ट वन रोड चल रहा है, सबको डिसमेंटल करने के लिए आज अमेरिका पीछे पड़ा है। तो डिसमेंटलिंग चल रहा है अफ्रीका में। अब आइए आप साउथ एशिया पे। साउथ एशिया में क्लियर डायरेक्शन है कि जो इंडियन प्राइमेसी है उसको खत्म करना है। दो पैरेलल गेम है। इंडिया की प्राइमेसी, साउथ एशिया का एक बॉस इंडिया, ये कोई कोई भी प्राइमेसी नहीं रहेगी। किसी के पास ये बॉस वाला एटीट्यूड से आप ऑपरेट नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि साउथ एशिया में बड़ी सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट थी, ठीक। तो आप पाकिस्तान देख लीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या म्यांमार देख लीजिए, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे डिसमेंटल किया जाएगा। अफगानिस्तान से बात करने के लिए हमें मीडिएटर पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बात करेंगे, और हम अफगानियों को यह भी बोलेंगे कि हमें बगराम चाहिए, और अगर हमें बगराम नहीं मिलेगा तो हम ये एयरबेसेस पाकिस्तान में ऑपरेट कर लेंगे। और आज पाकिस्तान का आसिम मुनीर वो एक टट्टू बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप का, जहां जिस टाइम पाकिस्तान की जरूरत होगी वहां उसे यूज किया जाएगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश इज अ क्लियर एग्जाम्पल, रनिंग एग्जाम्पल, जहां पे आपको यह समझ आएगा कि इंडिया की प्राइमेसी को एब्सोल्युटली चैलेंज कर दिया जा चुका है। म्यांमार से जो इंस्टेबिलिटी है, वो इंस्टेबिलिटी क्या कर रही है? चाइना आउट बोल रही है एक साइड से,
दूसरे साइड से बोल रही है कि इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा, इंडिया आउट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना इज फॉर एवर आउट। और ये प्रैक्टिस पूरे साउथ एशिया में चल रहा है। वेर एवर यू लुक, इंडिया कभी भी प्राइमेसी क्लेम नहीं कर सकता और चाइना की इन्वेस्टमेंट्स फ्रूट्स नहीं ला सकती। तो इससे ओवरऑल आपको क्या समझ आता है? चाइना ने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट बनाए थे वो इन्वेस्टमेंट फेल हो चुके हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को क्रिपल किया जा रहा है। चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से दे विल यील्ड नो रिटर्न्स, और साथ ही साथ वो इकोनॉमिक प्रेशर चाइना की खुद की सरकार के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो फिर अब आ जाइए चाइना पे ही। चाइना का क्या गेम है? एक चीज बिल्कुल क्लियर है अमेरिका के लिए कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अमेरिका या कोई भी पावर चाइना को रोक नहीं सकती ताइवान को कैप्चर करने में। चाइना ताइवान पर चढ़ेगा, 26 में हो 27 में हो, और इस समय ये एक अपॉर्चुनिटी होगी अमेरिका के लिए, नॉट टू स्टॉप एनीथिंग इन ताइवान बट टू इंश्योर कि चाइना जहां पे भी एंट्री कर चुका है वहां से उसकी एग्जिट हो जाए। सो जब चाइना ताइवान पे बिजी होगा, चाइना के कपड़े हर जगह खुल जाएंगे। और यह काम सेम रशिया के साथ चल रहा है। रशिया यूक्रेन में बिजी है, रशिया को यूक्रेन मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा, बाकी अमेरिका को मिल जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि रशिया को हमेशा एंगेज एक जगह रखा जाता है, और वो जब एंगेज्ड है तब ईरान को ठोका जाता है, वेनेजुएला को ठोका जाता है, और आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, सबको ठोका जाएगा। हिजबुल्ला को, हूथी को, हमास को, ईरान को, वेनेजुएला को, एनीबडी हु इज क्लोज टू व्लादिमीर पुतिन, चाहे वो बशर अल असद क्यों ना हो, सबको ठोका जाएगा। और रशिया को बिजी कहां रखा जाएगा? आप भाई यूक्रेन यूक्रेन खेलिए, और चाइना आप आराम से ताइवान ले लीजिए, बट आप कहीं और अपने पर वो फैला नहीं पाएंगे। फिर क्वेश्चन आ जाता है इजराइल का। इजराइल क्या करेगा? इजराइल एक्सपैंड करेगा, अमेरिका का क्लियर डायरेक्शन है, बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर इजराइल एक्सपैंड करेगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है, इन्फ्लुएंस अपने बैकयार्ड में बढ़ा रहा है, और आसपास की जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं उसको मार रहा है। तो इजराइल के लिए गो अहेड है, पूरा चेक, ब्लैंक चेक रख रखा है। अमेरिका भी एक्सपैंड करेगा। अब बात आ जाती है इंडिया पे। इंडिया को सिर्फ चैलेंज किया जाएगा, इंडिया को कट टू साइज किया जाएगा। इंडिया को कहा जा रहा है, देखो अब हम ये क्लियरली समझ चुके हैं कि हमने जब चाइना को स्पेस दिया तो चाइना इतना बड़ा बन गया कि वो हमें ही चैलेंज करने लगा। तो अब हम इंश्योर करेंगे कि आप ग्रो करें, बट हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आप इतने बड़े ना बन जाएं कि आप कभी भी इस हैसियत में पहुंचें कि आप हमें आंखें दिखाएं। और इसीलिए आपको आप भारत के अंदर देख लें, दिल्ली ब्लास्ट टाइप का, या आप पुलवामा, पहलगाम, कुछ एक चीज देख लें, आप बॉर्डर्स पे देख लें, नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मोहम्मद यूनुस, म्यांमार, पाकिस्तान, आप कहीं पे भी देखें, या फिर इंटरनल फ्रंट भारत का, ये सिमी, ये उमर खालिद, ये सब एक्टिवेटेड रहेंगे, क्योंकि इंडिया की प्राइमेसी इन साउथ एशिया को एक्टिवली हर दिन हर मिनट चेक किया जा रहा है। मैं रिपीट करना चाहूंगा एरिक गारसेती के कुछ शब्द, इंडिया शुड नॉट क्रॉस द रेड लाइन एंड नो वॉर इज टू फार। दीज वर क्लियर रेड लाइंस जो कि भाई अमेरिका ने लिख दिए हैं भारत की किस्मत पे कि देखिए आप सुधरिए, आप अपने आप को चौड़ा मत बनाइए, आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, यू आर नॉट द बॉस, माइट इज राइट, आप हमारे साथ हो जाइए। आपके लिए क्लियर वार्निंग है, ब्रिक्स बंद करिए ये दुकान, ठीक है, ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर ये सब बंद करिए, ये रूपी रूबल अग्रीमेंट ये सब डस्टबिन में डालिए, व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग मत करिए। और इसका क्लियर हिंट देखिए आप, व्लादिमीर पुतिन भारत आए, क्या अग्रीमेंट मिला आपको? कुछ नहीं। Su-57 मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो सरकार है उसी के ऊपर डायरेक्ट वार्निंग है कि भाई देखिए ज्यादा करिएगा तो सरकार बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या पता आपको बांग्लादेश बना दिया जाए। और इसीलिए आपको समझना चाहिए कि भारत के तंत्र को आज कितनी बड़ी फाइट करनी पड़ रही है। थिंक अबाउट इट। पता है वीकनेस क्या है? वीकनेस भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दो बहुत बड़े वीकनेस हैं, तीन कहते हैं, तीन। एक, हम बहुत बड़े झूठे हैं, हम
इंडियंस हम बहुत बड़े मक्कार हो चुके हैं। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, हम उसे प्रॉब्लम को पता नहीं इंग्लिश के शब्दों में दबा के सच्चाई दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, रोजी पिक्चर पेश करना चाहते हैं। कैसी रोजी पिक्चर? बहुत सब कुछ इज ऑसम, एवरीथिंग इज नाइस। रियलिटी ये है इंटरनली हमारे में एक 0.5 फ्रंट बन रहा है, पल रहा है, चल रहा है। रियलिटी ये है पाकिस्तान बांग्लादेश के ऑपरेटिव्स वो आपके अंदर आराम से स्लीपर सेल बना चुके हैं। रियलिटी ये है कि दिल्ली ब्लास्ट ये तो गलती से हुआ, इनके प्लान्स बड़े हैं। रियलिटी ये है कि जो हमारा तंत्र है उसने पैसे खा के इलीगल बांग्लादेशियों को पिछले 50 साल में भर दिया है भारत में करोड़ों में, और किसी को नहीं पता कि इनका नाम क्या है, ये रहते कहाँ है, इसका कोई डेटाबेस हो। देयर इज नथिंग लाइक दिस। ये तो पहली प्रॉब्लम हो गई कि हम झूठे हैं, हम मक्कार हैं बहुत बड़े। दूसरी प्रॉब्लम है एक्सटेंसिव करप्शन। करप्शन जब तक ठीक नहीं होगा सिस्टम में, सिस्टम जब तक सुधरेगा नहीं। आज अगर आप एक सिंपल मेट्रिक को समझें तो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे गवर्नेंस को चलाना हो, आप कहीं कोई रेट देख लीजिए जो होता है, यार 1 केजी 2 केजी 4 केजी सोना मिलता है, ठीक, बंडल्स ऑफ कैश मिलते हैं, बाकी लोगों के पास कैश ही नहीं होता। सो करप्शन इज अ कंटिन्यूअस मेनेस, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी एक वीकनेस है वो ये है कि हमारी पॉलिटिक्स वो इतनी डिवाइडेड है, इतनी फ्रैक्चर्ड है, हम आपस में अंदर इतना देखते हैं, हम आउटवर्ड लुकिंग नहीं है, हम इनवर्ड लुकिंग है। हम आपस में इतनी बिकरिंग करते हैं, इतनी लड़ाइयां करते हैं, इतने पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं कि क्या ही जरूरत है किसी को कुछ करने की। हर टाइम में एक ना एक इवेंट आपके लिए अवेलेबल है आपको आपस में लड़ाने के लिए। तो देश को चाहिए बिल्कुल सशक्त तरीके से हमारी जो फोर्सेस हैं उसको डेवलप करना, उसको इक्विप करना, उसको रेडी रखना। हमारे जो अदृश्य हैं उसे इक्विप करना, हमारी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं उसे इक्विप करना, तैयार रखना। एक्शन वेर इट इज रिक्वायर्ड, वहां डिबेट से ज्यादा एक्शन की जरूरत है। नेसेसरी की जगह इमरजेंट एक्शंस की जरूरत है कि हाँ ये करना चाहिए नहीं, कर दीजिए वाले एटीट्यूड की जरूरत है। जहां जहां साफ सफाई चाहिए वहां साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। जहां जहां हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो फॉरेन इंटरेस्ट के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड है, मनी इंटरेस्ट के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहां में एक्शन लेना पड़ेगा। जहां पे हमारी ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है वहां में एक्शन लेना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन भारत के तंत्र को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और किन कंट्रीज में पढ़ते हैं। और अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, कुछ चुनिंदा कंट्रीज में पढ़ते हैं, तो क्या इसके कारण आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या आपके ऊपर क्या कोई प्रेशर बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, या आपको कभी फ्यूचर में आपकी ही किसी हरकत के कारण ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगर इंडिया की जो तंत्र है उसका कोई भी एक सिंगल मुलाजिम, एक ऑपरेटिव, वो किसी ऐसी वीकनेस से ग्रसित है तो तंत्र वीक बनता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिपेंसीज के कारण हम कॉमन इश्यूज पे भी यूनाइट होकर एक्शन नहीं ले पाते, डिबेट करते रह जाते हैं। आप समझिए सिचुएशंस आर नॉट वेरी गुड। आपकी प्राइमेसी को एब्सोल्युटली चैलेंज कर दिया गया है और आपकी प्राइमेसी को डिसमेंटल करने के ऑपरेशंस आपके आसपास चल रहे हैं। अब कुछ नए शेयर्स कहेंगे फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, इसे बोलते हैं रियल पॉलिटिक। यहां डिप्लोमेसी नहीं चल रही बाबा, यहां सब कुछ चल रहा है साम दान दंड भेद। तो ये साम दान दंड भेद आपको भी करना पड़ेगा और इसके लिए आपको सशक्त और तैयार होना पड़ेगा और एक्शन आपको तुरंत लेना पड़ेगा। डिबेट डिस्कशन का जो समय है वो निकल चुका है। समझदार के लिए इशारा काफी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को हाइप करिए इसे, और शत्रु बोध बढ़ाते रहिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।